जब पिछड़े वर्ग का कोई बच्चा ओबीसी रिजर्वेशन लेकर के नौकरी पाता है, बीपी मंडल और विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करने से पहले बजरंगबली बप्पा पे लड्डू चढ़ाने जाता है, तो मैं उससे बड़ा मानसिक विकलांग किसी को नहीं समझता। अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई होती तो लाखों पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी न कर रहे होते। जब पीडीए का प्रयोग 100% सफल रहा, आप 5 सीटों से 37 सीटों पर आ गए, तो फिर पीडीए का वोट लेने के बाद विपक्ष का नेता पांडे जी क्यों? इलेक्शन के टाइम में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और इलेक्शन के बाद पीडीए पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी पूर्णता महामना रामस्वरूप वर्मा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपके और ईश्वर के बीच में जो बिचौलिया है उसको तो बाहर कर दो। अपने देश की टॉप 5 आईआईटीज में से 98% प्रोफेसर सवर्ण, लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर खबर आती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कांवड़ियों की मौत, 95 से लेकर 98% रिजर्वेशन ओबीसी एससी का होगा मरने वालों। सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक अनुरोध है कि अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर हो गया है, अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर के लोग तैयार हो गए हैं, तो वो क्रीमी लेयर के जज सुप्रीम कोर्ट में भी तो बनाओ। समस्याएं तो दिखती हैं सामने, लेकिन कुल्हाड़ी में लकड़ी जब समाज की आ जाती है तो बाकी सारी चीजें दरकिनार करके ये बात आ जाती है कि जाति का व्यक्ति आ गया है, बाकी आरक्षण इस सब बाद में निपट लिया जाएगा, पहले जाति के व्यक्ति को आगे बढ़ाओ। तो ये जाति जो मूल समस्या है, उसी का इस्तेमाल विभिन्न सरकारें कुल्हाड़ी में उसी समाज की लकड़ी का इस्तेमाल करके उनको गुलाम बनाती रहती हैं। दूसरी बात, आपने पीडीए की बात की। अखिलेश जी तो बहुत बाद में पीडीए और संविधान की बात करने के लिए सामने आए। भाई इलेक्शन टाइम में लग रहा था कि इससे फायदा हो सकता है, पहले फरसा भी पकड़ा उन्होंने, तमाम प्रयोग किए, जब सफल नहीं रहे प्रयोग तो उन्होंने कहा ये भी प्रयोग करके देखते हैं। ये प्रयोग पूरी तरीके से सफल भी रहा। तो अब मेरा सवाल है, जब पीडीए का प्रयोग 100% सफल रहा, आप 5 सीटों से 37 सीटों पर आ गए और इंडिया गठबंधन 43 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आ गया, तो फिर पीडीए का वोट लेने के बाद विपक्ष का नेता पांडे जी क्यों? भाई इलेक्शन के टाइम में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और इलेक्शन के बाद पीडीए पांडे डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसलिए नहीं कि आजमी साहब बैठे हैं, मैं जो बात है वो क्लियर बोलता हूं। पहला हक बनता था विपक्ष के नेता पर मुस्लिम समाज का, पहला हक। उसकी वजह क्या है? आंकड़ों से समझिए ना, वजह क्या है। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अगर 100 के पार हो पाई थी तो सिर्फ मुस्लिम समाज की बदौलत, क्योंकि 34 विधायक दिए थे मुस्लिमों ने, तब समाजवादी पार्टी 100 पार कर पाई थी। 5 विधायक जीते थे ब्राह्मण, 5 समाजवादी पार्टी में, लगभग 32-33 टिकट देने के बाद 5 ब्राह्मण जीते थे। 5 में 3 ने राज्यसभा चुनाव में धोखा दे दिया, 3 ब्राह्मणों ने। अब बचे समाजवादी पार्टी में 2 ब्राह्मण, और 2 में से 1 ब्राह्मण इस काबिल हो जाता है कि वो विपक्ष का नेता हो जाता है। यही कंफ्यूजन पीडीए को पीडीए नहीं बनने दे रहा है। कि 2 तरह के हिंदू हैं इस समय देश में। एक हिंदू वो है जो 2014 से पहले था, उससे देश को कोई तकलीफ नहीं है, वो आराम से अमन चैन के साथ रहता है। लेकिन कुछ हिंदू 2014 के बाद बन गए, उनसे देश को बहुत तकलीफ है। आप तब भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप अगर पूर्णता तार्किक नहीं हो पा रहे हैं, पूर्णता महामना रामस्वरूप वर्मा को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम आपके और ईश्वर के बीच में जो बिचौलिया है, मीडिएटर जो माल पिलता है, उसको तो बाहर कर दो। तो कैसे समाज परिवर्तित होगा? ट्राई मारना है तो जनता की तरफ उंगली मत करो, उंगली अपनी तरफ करो कि हम। भाई जनता को गाली देना तो बहुत आसान है, ये गलत है, ये गलत है, ये मूर्ख हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। अपनी तरफ उंगली करके पूछो कि जिस समय देश में लेटरल एंट्री के तहत एक खास जाति के लोगों को आईएएस बनाया जा रहा था, जिस समय आपकी नौकरियों को खत्म करने के लिए निजीकरण किया जा रहा था, रेल घेल वेल सेल सब कुछ बेचा जा रहा था, जिस समय वक्फ बोर्ड की जमीन कौड़ियों के भाव अंबानी जैसे को देकर के एंटिलिया बनवाया जा रहा था, उस दौर में आप क्या कर रहे थे? आपने अपनी जिम्मेदारी कितनी ताकत के साथ निभाई? क्योंकि यह कहना तो बहुत आसान है, नेताओं को तो भेज देते हैं, सदन में कुछ नहीं बोलते,
ब्यूरोक्रेट्स पहुंच जाता है, समाज के लिए कुछ नहीं करता। ये तब कहने के हकदार होगे जब खुद अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहे होगे, क्योंकि सामने वाले की आलोचना करो तो मन बड़ा गुदगुदाता है अंदर से, लेकिन जब अपने से पूछने लगो कि भाई ये जिन भी तथा कथित कथावाचकों को तुम पाखंडी कहते हो, जो आपके बच्चों को ये समझाते हैं कि साल भर स्कूल मत जाओ, केवल साल में एक बार शिवलिंग पर बेल पत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाएगा, तो इनकी भीड़ बढ़ाने जाता कौन है? अभी मैंने एक वीडियो बनाया, मध्य प्रदेश में शिवलिंग बनाते हुए दीवार गिरी, 9 लोगों की मौत हो गई। पता है ओबीसी की हिस्सेदारी कितनी थी? 9 में। दुख की खबर है, लेकिन समझिए हिस्सेदारी, 9 में से 8 ओबीसी थे। यह हिस्सेदारी है आपकी, गजब। आप आईआईटी में रिजर्वेशन खोजने जाएंगे ओबीसी एससी का, तो 98% अपने देश की टॉप 5 आईआईटीज में से 98% प्रोफेसर सवर्ण हैं, यानी कि वहां पर ओबीसी एससी और माइनॉरिटी भी इंक्लूड है, क्योंकि बहुजन तो कंप्लीट मिलके बनता है। इनका आप कहीं भी रिजर्वेशन देखने जाएंगे तो आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर खबर आती है कि ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से कांवड़ियों की मौत, दावा दे रहा हूं कि 95 से लेकर 98% रिजर्वेशन ओबीसी एससी का होगा मरने वालों में। मैं जब एससी एसटी को लेकर के मैंने तमाम वीडियो बनाए, लड़ाई लड़ी एससी एसटी का जो वर्गीकरण और इन सब चीजों को लेकर के, ओबीसी के भाइयों ने कहा नीरज भाई तुम खामोखा परेशान हो, एससी एसटी तो अपनी लड़ाई लड़ लेगा। तो मैंने कहा कि अगर सरकार एससी एसटी में यह वर्गीकरण और एससी एसटी का क्रीमी लेयर करने में सफल हो गई, तो एक बात तय मान लो कि अभी तो तुम्हारा क्रीमी लेयर ही लगा है ओबीसीओं का। वो कई बार ऐसे पत्थर उछाल के देखते हैं घर का मालिक सो रहा है या जाग रहा है, वो समझ जाते हैं बढ़िया मदमस्त सो रहा है, तो इंप्लीमेंट कर देते हैं। वैसे अगर वो सफल हो जाते एससी एसटी में, तो यकीन मानिए कि आपका वर्गीकरण होकर ही रहता। इसलिए ये लड़ाई लड़ी जा रही थी कि एससी एसटी तो एक वर्ग है, क्योंकि ओबीसी वर्ग नहीं है, जातियों का समूह है। जाग जाओ कुर्मी सूरवीरों, जाग जाओ मौर्य वंश के लोगों, जाग जाओ अहीर वंश के लोगों। तो इस चक्कर में आप वर्ग तो बन नहीं पाए, ओबीसी हो नहीं पाए, अपनी अपनी जातियों को जगाते रह गए। इसलिए मैं इस मंच से कह रहा हूं और तमाम मंचों से कह रहा हूं, तमाम मंचों से, कि अगर आप बहुजन कॉन्सेप्ट में हैं, इसको किसी व्यक्ति या संगठन की आलोचना मत मानिएगा, क्योंकि मैं बहुजन हूं, मैं किसी जातिवादी का नहीं हूं, बहुजन हूं, तार्किक हूं, अंबेडकरवादी हूं, तर्कवादी हूं। अगर आप बहुजन कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं तो उनके लिए है जो तो शब्द लगा हुआ है, तो जाति महासभाओं के कार्यक्रम में जाना बंद कर दीजिए। अगर बहुजन कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो तो क्यों, वजह बता देता हूं। मैं 9 साल मैंने जातिवाद किया, 9 साल, और 9 साल जातिवाद में मैंने एक बात समझी कि जैसे मैं यहां मंच पे भाषण ठोकूं एक जाति का, जाग जाओ पटेल समाज के लोगों, हम देश में इतने करोड़ हैं, हम क्रांति ला देंगे, तहलका मचा देंगे, तो हमारा ही भाई चौरसिया समाज का भाई जो इधर खड़ा होगा, हमारा ही भाई अंसारी भाई कोई यहां खड़ा होगा, कोई हमारा जुल्हा भाई वहां खड़ा होगा, वो कहेगा यार गांव में जाग जाएंगे तो जागेंगे किसके खिलाफ? सही बात, एकदम राइट है। गांव में जागेंगे तो किसके खिलाफ जागेंगे? प्रजापति के खिलाफ, विश्वकर्मा के खिलाफ, नाई के खिलाफ। भाई कमजोर के खिलाफ ही तो जागोगे, खेत पे तो वही सब लोग काम करते हैं, या एससी वर्ग के लोगों के खिलाफ जागोगे। तो तुम्हारे जगाने के चक्कर में तुम तो नहीं जागे, सामने वाला जाग गया जो तुम्हारा दुश्मन है, उसको जगा दिया तुमने, जाग जाओ के चक्कर में। इसलिए मैं 9 साल जातिवादी रह करके, संघ में अल्पकालीन विस्तारक रह करके, हाँ, ये बहुत बखूबी समझ चुका हूं कि देश की तरक्की इस नफरतवादी सोच में, इस जातिवादी सोच में है ही नहीं। इस देश की, इस मुल्क की तरक्की है नीरज चोपड़ा और कल जो पाकिस्तान का हमारा खिलाड़ी जीता है। तमाम लोगों ने नफरत फैलाने की कोशिश की, लेकिन नीरज चोपड़ा और वो हमारे भाई का नाम याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान का भाई हमारा नजीम, दोनों लोगों के जब बयान लिए, दोनों लोगों की माताओं के मुंह में अड़ाया गया कि दलाल मीडिया को लगा कुछ मिल जाए मसाला। अब दोनों की माताओं ने कह दिया कि नहीं वो हमारा बेटा है, वो हमारा बेटा, कोई जीत गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वो नफरत जो थी वो कामयाब नहीं हो पाई। आजमी साहब चूंकि ये बात कहने के हकदार हैं, फूलन देवी पर बोलने के हकदार हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि
नेताजी ने उनको सांसद बनाया था, इसमें कोई इफर्ट नहीं है, बहुत जमीन से उठा करके, जबकि उस समय अमर सिंह भी थे। और जब उनको कांधा दिया गया लास्ट समय में, तो ठाकुर होने के बावजूद अमर सिंह जी ने भी उस कांधे में वो लगाया था। और उनको सरेंडर करवाने वाले भी हमारे अर्जुन सिंह जी थे, जिन्होंने, अलग मसला है। जब हम सामंतवादी कहते हैं तो वो कोई जाति का प्रचारक नहीं है। किसी भी जाति का व्यक्ति अगर अपने से छोटी किसी जाति को मानता है कि हमसे छोटे हैं, तो वही तो सामंतवाद है। ब्राह्मणवाद किसी जाति का नाम नहीं है। जब कोई भी व्यक्ति मानता है कि हमसे उच्च है, हमसे निम्न है, हम इसके आप ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, तो यही तो ब्राह्मणवाद है। तो मैंने फूलन जी का नाम क्यों लिया? मुझे गर्व है कि मैं जालौन जिले से आता हूं, जहां फूलन जी भी का जन्म हुआ था। और पिछली बार इनके गांव में कार्यक्रम था, मुझे बुलाया गया था। अब एक सवाल आया जब मैंने उरई में फूलन देवी जी की जयंती मनाई, लोग मुझसे बोले कि वीरांगना कब से हो गई। मैं इधर उधर की बात नहीं करता, प्रैक्टिकल बात करता हूं। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से, यानी कि हिंदू धर्मशास्त्रों के हिसाब से देवी की परिभाषा क्या है? जैसे काली को देवी माना जाता है, तो परिभाषा क्या है? हाथ में तलवार लिए हुए है, खून टपक रहा है, यानी कि एक लाइन जोड़ी जाती है, दुष्टों का संहार करने वाली। अब दुर्गा देवी के लिए तमाम कहानियां हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, वो अलग विषय है। लेकिन जो हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं वो कहते हैं कि दुर्गा देवी ने, सिंह ने उनके दुष्टों का संहार किया, तो देवी हो गई। तो फूलन देवी ने क्या किया? हम तो हिंदू माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम भले ही मानते हो ना मानते हो, लेकिन हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से देवी हुई कि नहीं हुई? मैं तो तर्कवादी ढंग से समझाता हूं। अब आप फूलन देवी की जयंती मना रहे हैं और हमसे उम्मीद करें कि हम सामंतवाद के ना खिलाफ बोले, ये कैसे संभव है? जिन्होंने सामंतवादियों की जड़ों पर मट्ठा डाल दिया था। नीचे रामस्वरूप वर्मा जी हैं, अब उनकी जयंती आप मनाएंगे, कैसे संभव है कि मैं पाखंड विरोध और अंधविश्वास के विरोध में ना बोलूं? तो रामस्वरूप वर्मा जी की बात होगी तो अर्जक संघ का नाम आएगा ही आएगा। तो अर्जक संघ, अर्जक का मतलब क्या था रामस्वरूप वर्मा जी की नजर में? अर्जक मतलब वो लोग जो कमेरे लोग हैं, कमाकर खाने वाले लोग। तो यानी कि ऐसे भी लोग समाज में होंगे जो अनर्जक हैं, जो मूर्ख बना के, बेवकूफ बना के, या यूं कहें हरामखोरी से खाते हैं। कुछ लोग तो होंगे जरूर। भाई अर्जक संघ अगर बनाया था, आप इसी डिफरेंस को समझ लें। जो तमाम लोग यहां पर ऐसे लोग हैं, भाई वो तो उनके माथे और हाथ और सब बता देता है कि भाई, जैसे बार बार हमारे मौर्य जी कह रहे थे, राम भरोस जी बार बार कह रहे थे मनोज जी के लिए विकलांग हैं, विकलांग हैं, विकलांग हैं। अरे काहे के विकलांग हैं यार? उन मानसिक विकलांगों से तो ठीक ही हैं, जो मनुवाद और ब्राह्मणवाद ओढ़ बिछा रहे हैं, शरीर में साफ ताप दिखा रहे हैं, उनसे तो ठीक ही हैं। किस बात के विकलांग हैं? हिम्मत रखते हैं कि कस्टम विभाग की नौकरी करते हुए मंच पे बोलने को तैयार हैं। उन मानसिक विकलांगता से दूर करना है। शारीरिक विकलांगता तो भाई जन्म के साथ मिलती है, मानसिक विकलांगता को आप दूर कर सकते हैं। उस मानसिक विकलांगता को दूर करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इस तरह के कार्यक्रमों में, जैसे गीता जी नाम है ना आपका, सुशीला जी, सुशीला जी को बुला लिया, संगीता जी आई थी, बगल में हैं, आप लोग हैं। तो ये छौंका मारने से काम नहीं चलेगा। जैसे दाल में जीरा दिखता है कि तड़का मार दिया, दाल पीली पीली दिख रही, बीच में जीरा जीरा दिख रहा है हल्का हल्का। जैसे किसी भी, जब जाति के किसी कार्यक्रम में पूछो कि भाई जातिवाद क्यों कर रहे हो, अरे क्या बात कर रहे हो, देखो हमने फलाने साहब को बैठाला है छौंका मारने के लिए। वैसे ही छौंका मारने के लिए महिलाएं बुलाने से काम नहीं चलेगा। अगर कार्यक्रम कर रहे हैं तो महिलाओं को ठीक ठाक संख्या में बुलाना पड़ेगा। क्योंकि मैंने फिर वही बात कही कि पुरुष लोग तो ऐसे कार्यक्रमों में जाते रहते हैं, मंचों से सुनते रहते हैं, लेकिन बच्चे को गोबर पूजना महिला ही बताती है, पुरुष नहीं बताता। क्योंकि पुरुष तो घर से बाहर रहता है और वो तो टाइफाइड होकर मंचों पे भाषण ठोकता है कि हम चेंज हो गए, हम अम्बेडकरवादी हो गए। लेकिन जब तक महिलाओं को कार्यक्रम में लाओगे नहीं, वो रस्सी आवत जाते वाली कहानी याद है ना, रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान। एक बार आएंगी कहेंगी बोरिंग कार्यक्रम था, बकवास था, क्या फालतू लोग बोल रहे थे। दूसरी बार आएंगी कुछ कुछ इंटरेस्ट जागेगा, तीसरी बार आएंगी थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होंगी। भाई जैसे कथावाचकों के ज्ञान सुन सुन करके तो पाखंडी हो गई ना, तो यही मान लो कि कथावाचकों में समय खराब होता है तो थोड़ा समय यहां भी खराब कर लिया जाए।
लेकिन आपको मेहनत करके लाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरे ट्राई मारने के बावजूद मेरी मां, पत्नी, बच्चे नहीं बदल रहे, तो माफ करिएगा, आपने ईमानदारी ठीक से नहीं दिखाई। बीपी मंडल साहब की जयंती है इन 4 महापुरुषों में। मुझे हैरत होती है जब पिछड़े वर्ग का कोई बच्चा जो ओबीसी रिजर्वेशन लेकर के नौकरी पाता है और वो बीपी मंडल और विश्वनाथ प्रताप सिंह को याद करने से पहले बजरंगबली बप्पा पे लड्डू चढ़ाने जाता है, तो मैं उससे बड़ा मानसिक विकलांग किसी को नहीं समझता। बताइए, अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं हुई होती तो लाखों पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी न कर रहे होते, लेकिन नौकरी पाने के बाद प्रसाद चढ़ेगा बब्बा को। यही तो मानसिक विकलांगता है। उस विकलांगता को दूर करने के लिए हम सब लोग यहां एकजुट हुए हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से मेरा एक अनुरोध है कि अगर ओबीसी में क्रीमी लेयर हो गया है, अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर के लोग तैयार हो गए हैं, तो वो क्रीमी लेयर के जज सुप्रीम कोर्ट में भी तो बनाओ भाई। अगर क्रीमी लेयर का मतलब क्या होता है? इस समाज के ऊपर वाले लोग। अगर क्रीमी लेयर आपको दिखने लगा है भाई, ओबीसी में तो आपको 92 से दिख रहा है और अब एससी एसटी में आपको दिखना शुरू हो गया क्रीमी लेयर, तो वो क्रीमी लेयर वाले लोग क्यों नहीं आपके उच्च न्यायालयों में, सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में दिखाई देते हैं? एक बात। दूसरी चीज, जो क्रीमी लेयर वाले लोग हैं, इसके बावजूद नौकरियों में जो लोग नौकरी पेशा से जुड़े हैं वो जानते हैं, उत्तर प्रदेश में और देश भर के विश्वविद्यालयों में एक शब्द लाया जा रहा है NFS, यानी कि नॉट फाउंड सुटेबल। ओबीसी में क्रीमी लेयर होने के बावजूद, एससी एसटी में क्रीमी लेयर बनने के बावजूद नॉट फाउंड सुटेबल मतलब योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, योग्य लोग नहीं मिल रहे हैं। अब सोच लो कि जब वर्गीकरण कर देंगे तो क्या खाक योग्य लोग मिलेंगे उनको? जब मैं ये सवाल उठाता हूं तो तमाम लोगों को जो ओबीसी की अन्य जातियों से हैं, एससी की अन्य जातियों से, उनको लगता है कि नीरज भाई आप वर्गीकरण क्यों खिलाफ हैं, हमें हिस्सेदारी मिलेगी। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। मान लीजिए वाल्मीकि समाज के लिए कोई सीट रिजर्व है, मान लीजिए, अब उन्होंने योग्यता रखी कि इसमें केमिस्ट्री में पीएचडी चाहिए, तो बताइए कितने लोग मिलेंगे? मान लो मिल भी गए, मान लो मिल गए, तो एनएफएस करेंगे, दूसरी बार एफएनएफएस करेंगे, फिर सवर्ण से भर देंगे। और अब चूंकि नौकरियां पहले पूरे यूनिवर्सिटीज वार था, उसी को एक इकाई माना जाता था, अब विभागवार आरक्षण कर दिया है। अगर किसी एक विभाग में नौकरी निकलेगी 3-4, उसमें कौन कौन सी जाति को जाति के हिसाब से आरक्षण मिलेगा 4 पोस्ट में? बताइए। रोस्टर में आपका नंबर आएगा ही नहीं। इसलिए यह सम्मिलित लड़ाई करने का वक्त है। उनको पता है कि बहुजन एक यूनिटी में यूनाइट हो रहा है और ओबीसी अपने आप को ओबीसी मानने लगा है। उनको पता है कि एससी वर्ग का व्यक्ति अपने वर्ग में संगठित हो रहा है, ये मिलकर के एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। इसलिए उसकी यूनिटी को तोड़ने के लिए ये समय समय पर इस तरह के खेल लाए जा रहे हैं। आप लोगों ने धैर्य से सुना, उसके लिए शुक्रिया। और एक अनुरोध जरूर करूंगा कि अगली बार कार्यक्रमों में घर से जो पुरुष आ रहे हैं, अगर चाहते हो, मैं सबसे अनुरोध नहीं करता, अगर चाहते हो कि महिलाओं का भी इन्वॉल्वनेस बढ़े, तो शुरुआत अपने घर से करो, अपनी महिलाओं को कार्यक्रम में इन्वॉल्व करो, अपने बच्चों को मिशन के काम में लगाओ, ताकि 20 साल बाद ये कहने के लिए न रह जाए कि हम तो करते थे, अब अगली पीढ़ी गायब है। एक चीज। दूसरी चीज, अगर बहुजन कॉन्सेप्ट में जी रहे हो तो अपने घर में अगर एक महापुरुष का चित्र हो किसी एक जाति के, भाई जो पहली पीढ़ी के जागरूक हुए, उनने जागरूकता में एक बात समझी, अगर यादव पाखंडी है तो श्री कृष्ण, जागरूक है तो पेरियाल ललई, अगर कुर्मी कम जागरूक है तो सरदार पटेल, जागरूक हो गया तो रामस्वरूप वर्मा। यही स्थिति मौर्य की, यही निषाद की, सबकी वही है। मैं कह रहा हूं कि जब पहले साल आप मूवमेंट में आए तब चलेगा कि आप निषाद हैं, आप फूलन देवी लगाएं, ये चलेगा। 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 3 साल चलेगा। लेकिन अगर 4थे साल बाद भी नाई केवल कर्पूरी ठाकुर को ही याद करेगा तो आप बहुजन मिशन में नहीं है, आप जातिवाद के एजेंडे पर हैं और उसी को आप ठीक से चलाइए। 4थे साल में कम से कम इतना बदल जाइए कि आपके घर में कम से कम 5 बहुजन महापुरुषों की तस्वीर लग जाए, कम से कम।
ताकि जब कोई आपके घर में एंट्री करे, भाई देखिए, अगर कोई ब्राह्मणवादी आपके घर में एंट्री कर रहा है और आप निषाद समाज के हैं, आपके यहां फूलन देवी लगी हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कहेगा मरो जातिवाद में, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आपके यहां उनके साथ बाबा साहब लग जाएंगे, ज्योतिबा फूले लग जाएंगे। केवल एक बात की बात नहीं, सबके लिए है, प्रजापति के लिए, विश्वकर्मा के लिए, नाई के लिए, कुर्मी के लिए, यादव मौर्य, सबके लिए है ये, कि अगर आप अपनी यूनिटी उस तरीके से प्रदर्शित करेंगे घरों में कह रहा हूं, कार्यक्रम में तो सब टिप्पी लगा लेते हैं छोटी छोटी, देखो संत गाडगे लगा लिए, इसको भी प्रतिनिधित्व हो गया, फलाने लगा लिए, इनको भी प्रतिनिधित्व हो गया। ये टिप्पी नहीं है, टिप्पियों से काम नहीं चलेगा, छोटी छोटी घर में लगाओ, ड्राइंग रूम में, जिसमें लोग आकर के आपके अतिथि बैठते हैं, उसके सामने सीना ठोक करके प्रदर्शित करो कि अब हम जातिवादी नहीं, बहुजन हैं। निश्चित तौर पर मान लीजिए, कोई जरूरत नहीं किसी पार्टी की झक मार करके, ये संविधान बचाने का एजेंडा, आरक्षण बचाने का एजेंडा, ये हमारे आपके जैसे लोगों की देन है, किसी पार्टी की हैसियत नहीं थी। तो लेकिन इन दोनों में अंतर करना है कि उधर वाला भी दिखाता बहुत अच्छा है, संविधान को ऐसे माथे पर रख के चूमता है, तो आपको ऐसे माथे पर रख करके चूमने वाला, माथा रख करके छुआने वाले से ऐसे है कि पलट करके पढ़ने वाला और उसको अमल में लाने वाला। मैं जब राहुल गांधी जी से पहली बार मिला था, अभी 1 घंटे के लिए बुलाया गया था मुझे मुलाकात के लिए इलेक्शन से पहले, मैंने एक ही बात कही थी राहुल गांधी जी से। तमाम लोग शान में कसीदे गढ़ते चले आ रहे थे, जब मेरा नंबर आया तो मैं जिस चीज के लिए जाना जाता हूं वो मेरा काम है, मैंने कहा राहुल जी, मेरा परिचय कराया गया कि मैं मंचों पे जाता हूं तो एक बात जरूर कहता हूं कि आपके भाषण से ज्यादा लोग आपका आचरण फॉलो करते हैं। भाषण तो लच्छेदार बहुत अच्छा लोग दे लेते हैं, लेकिन जब आपके जीवन चरित्र में वो चीज नजर आती है तो उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं। मैंने कहा राहुल जी, भाषण तो बड़े अच्छे चल रहे हैं, ओबीसी को मजा भी आ रहा है, एससी को मजा भी आ रहा है, लेकिन जब तक आचरण में परिणति नहीं होगी, जातिवार जनगणना की बात तो कर रहे हो, जब तक कांग्रेस शासित राज्यों में जातिवार जनगणना नहीं कराओगे तब तक खेल बनेगा नहीं। अब आगे अगले 5 सालों में अगर उसको अमल में नहीं लाए, अमली जामा नहीं पहनाए, तो दोबारा कांट की हांडी चढ़ेगी नहीं। एकदम क्लियर रख लो, ये लेके टहलने वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत पुराना हुआ, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, आप लोगों ने धैर्य से सुना, शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय अर्जक, जय विज्ञान, जय संविधान, इनकलाब जिंदाबाद।